बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। न्यूज़ रूम रमज़ान स्पेशल के साथ मैं हूँ यासिर रशीद। नाज़रीन, 26 फरवरी 2020 पाकिस्तान की तारीख का वो दिन था कि जब पाकिस्तान में पहला कोरोना का केस रिपोर्ट हुआ। उसके बाद जूं केसेस में इजाफा होता गया, लोगों की तशवीश में भी इजाफा होता गया। इब्तदाई तौर पर लोगों को यह समझाने में वक्त लगा कि ये एक ऐसा वायरस है जो जानलेवा है और इस पर SOPs पर अमल दरामद करके ही आप बच सकते हैं। फिर रफ्ता रफ्ता लोगों में शऊर भी बेदार होता गया। लेकिन जब दुनिया भर में केसेस मजीद रिपोर्ट होना शुरू हुए तो तशवीश की लहर बढ़ती गई और दुनिया भर के बेशतर ममालिक ने अपनी अपनी वैक्सीन की तैयारी शुरू की। पहले फेज में 52 वैक्सीन की तैयारी शुरू की गई। जब दूसरा फेज आया तो उनकी तादाद 37 रह गई। तीसरे फेज में 23 हो गई, जबकि लिमिटेड इस्तेमाल की जिन वैक्सीन को इजाजत दी गई उनकी तादाद 5 बताई जाती है और जो मुस्तनद और मुकम्मल इस्तेमाल के लिए अप्रूव्ड वैक्सीन है उनकी तादाद 8 है और जो 4 वैक्सीन ऐसी हैं जो ट्रायल के बाद रिजेक्ट कर दी गई थीं। अब दुनिया भर में कुछ 3 से 4 वैक्सीन ऐसी हैं जो ज्यादा मुस्तनद मानी जाती हैं, जिसमें कोविक्स है, स्पुतनिक 5 है, एस्ट्राजेनेका है। पाकिस्तान में गुज़श्ता दिनों एक रिपोर्ट सामने आई थी, एक खबर सामने आई थी कि पाकिस्तान भी अब वैक्सीन की तैयारी शुरू करेगा। इसमें हकीकत क्या है, वो लागत क्या आएगी, कितनी कारआमद होगी, वो पाकिस्तान में अगर होगी तो उस हवाले से आने वाले दिनों में पाकिस्तान क्या इसमें खुद कफील हो जाएगा। इसी बारे में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया डायरेक्टर यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज लाहौर प्रोफेसर डॉक्टर ताहिर याकूब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे नुमाइंदगान भी हमारे साथ मौजूद होंगे। हैदराबाद से हमीदुर रहमान हमारे साथ होंगे, कोयटा से फजल तवाब हमारे साथ होंगे और साजिद शेख रावलपिंडी से हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब आपकी जानिब आता हूं। आम आवाम के लिए ये जो वायरस था एक काफी जानलेवा वायरस था, लेकिन जब एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट ने इसे देखा तो किस नजर से देखा? जी मैं आपको बताऊंगा। शुरू में जैसे आपने बताया कि फरवरी में पाकिस्तान में पहला केस रिपोर्ट हुआ, केसेस आने शुरू हुए, तो उसके बाद कुछ लोग जब बाहर से आए थे तो उनको गवर्नमेंट ने DG खां के अंदर एक ख़ास आइसोलेशन में रखा। लेकिन वहाँ से भी लोग फिर कोई निकल गए और वो काफ़ी इशू खड़ा हुआ। लेकिन शुरू में शायद हमने इतना सीरियस इसको नहीं लिया, लेकिन जैसे जैसे ये डिज़ीज़ स्प्रेड होती गई और हमें पता चलता गया कि इसमें जो मॉर्टेलिटी भी है और जो एक्चुअली इसमें बंदा इन्वॉल्व होता है उसकी कंडीशन बहुत बुरी होती है। तो इसलिए हमें जैसे जैसे अंदाज़ा हुआ तो लोगों को भी अब सीरियस होना शुरू हो गए हैं। तो अब हमें अंदाज़ा हो गया कि ये वायरस काफ़ी सीरियस है। अच्छा डॉक्टर साहब, हमने जो मनाजिर देखे, जिस तरह युवास के अंदर एक आपने जगह को मुख्तस किया है, वो बज़ाहिर देखने में ऐसा ही लगता है कि अमेरिका, बरतानिया, चाइना या रशिया के वो मनाजिर हैं। लेकिन वो अवाम को अब पता चला, वो मनाजिर देख के पाकिस्तान के अंदर इनकी तैयारी शुरू हो रही है। तो दुनिया में मुख्तलिफ तरीक़ों से वैक्सीन बनाई जाती है, कुछ वायरस पैदा किए जाते हैं जो उस वायरस के साथ लड़ते हैं, मुदाफ़ियत पैदा करते हैं। तो पाकिस्तान में किस तरीक़ाकार पर अमल किया जा रहा है? अच्छा, ऐसा जो आपने लैब हमारी देखी है, ये लैब हमारी BSL-3 लैब है। पाकिस्तान में बड़ी थोड़ी सी BSL-3 लैब है जिनके अंदर जो प्रेशर होता है और नेगेटिव प्रेशर होता है, बाहर जो एम्बियंट प्रेशर है उससे काफ़ी कम प्रेशर होता है ताकि अंदर का वायरस या कोई भी मटीरियल अंदर से बाहर ना आ सके। तो ये लैब जो हमारी BSL-3 लैब है जिसके अंदर हम जो है टेस्टिंग करते हैं फॉर द कोरोना पेशेंट के लिए। ये हमारी तीसरी बड़ी लैब है पंजाब के अंदर। जो हमारी जो डेली कैपेसिटी फॉर द टेस्टिंग ऑफ द कोरोना के PCR की है वो कोई 2500 से 3000 है। अभी तक हम कोई 1.5 लाख से पौने 2 लाख के करीब जो है वो सैंपल टेस्ट कर चुके हैं, जिसका इम्पैक्ट अगर देखा जाए तो कोई 1 बिलियन से 20 करोड़ या 30 करोड़ के करीब इस लैब ने, गवर्नमेंट ने इतना पैसा स्पेंड किया है, जो लोगों की इतनी फेवर की है। तो ये अभी हमारी लैब जो है, आप जैसे आप कह रहे थे, ये BSL-3 लैब है। इसके अंदर हमने अभी वैक्सीन का जो है शुरू किया है। हमने बहुत पहले ये आइडिया दे दिया था गवर्नमेंट को कि इसकी वैक्सीन जो है पाकिस्तान में बन सकती है। दुनिया में 3-4 किस्म की वैक्सीन चल रही हैं। उनमें जैसे आपने सुना होगा कि मैसेंजर RNA बेस्ड वैक्सीन है या RNA बेस्ड वैक्सीन है, फिर वेक्टर बेस्ड वैक्सीन है, फिर इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है। जी। तो हमारे मुल्क में जो वैक्सीन बनेगी वो वैसी
जो इनएक्टिवेटेड वैक्सीन होगी, ये इनएक्टिवेटेड वैक्सीन वैसी ही है जैसे चाइना से हमने अभी साइनोफार्म जो वो पाकिस्तान में लगी है, साइनोवैक जो अभी पाकिस्तान में आई है, तो ये उससे बिल्कुल उसके पैरेलल, उसके बराबर, बल्कि हमारा ख्याल है कि ये उससे बेहतर वैक्सीन हमारी होगी। सही। डॉक्टर साहब साथ ही रहिएगा, ये वैक्सीन की तैयारी पे, इसके मराहिल पे, लागत पे मजीद भी खुल के बात करेंगे। हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं। पहले जरा मुल्की कोरोना की सूरत हाल देख लेते हैं कि इस वक्त कितनी तशवीशनाक हो चुकी है। रावलपिंडी का रुख करेंगे, साजिद शेख साथ मौजूद हैं। साजिद, कहिएगा कि इस वक्त रावलपिंडी में मस्बत केसेस की शरह कितनी है और SOPs पर किस हद तक अमल दरामद हो रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूं कि हुकूमती सतह पर तो कोशिशें जारी हैं, मगर हम देख रहे हैं कि रावलपिंडी की जो आवाम है वो इंतहाई गैर संजीदगी का मुजाहरा कर रही है। योमिया जो हम देख रहे हैं कि 200+ केसेस जो हैं वो रजिस्टर्ड हो रहे हैं कोरोना के, और रावलपिंडी इंतजामिया इस हवाले से खासी कोशिशें कर रही है। और हम देख रहे हैं कि जुर्माने होते हैं, चालान होते हैं। मार्केट्स की अगर सूरत हाल बताई जाए तो मार्केट में इतना बुरा हालत है कि ना किसी ने मास्क पहन रखा है, ना कोई हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल है, ना दुकानदारों के अंदर कोई दुकानदारों की तरफ से कोई रोका जाता है, ना ही कोई किसी को गाइड करने की कोशिश की जाती है। और इस वक्त भी हम रावलपिंडी के DHQ हॉस्पिटल में मौजूद हैं, और जिस तरीके से सुबह सवेरे ही OPD का आगाज होता है, तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि सैकड़ों मरीज जो है यहाँ मौजूद होते हैं, मगर कोई पुरसान हाल नहीं है। इसी तरह अगर वैक्सीनेशन सेंटर की बात की जाए तो वहां पर भी बड़ी तादाद में लोग विजिट करते हैं कि वो वैक्सीनेट करवा सके अपने आप को, मगर वहां पर भी योमिया जो हैं वो बहुत कम जैसे लोग हैं जिनको वैक्सीन हो सकती है, और उसके बाद वो फिर वापस चले जाते हैं और बड़ी तादाद वहां मौजूद रहती है। ओवरऑल अगर बात की जाए तो देखा यही जा रहा है कि अवाम गैर संजीदा है, मगर इस वक्त केसेस की जो तादाद है बहुत ज्यादा है। और खासतौर पर अगर अस्पतालों की बात की जाए तो रावलपिंडी के जो तीनों अलाइड हॉस्पिटल्स हैं और उसके अलावा जो RIUT हॉस्पिटल है जो स्पेशली इसी मकसद के लिए रखा गया है, वहां पर इस वक्त जगह बिल्कुल बरनाम रह चुकी है। और बारहा यही कहा जा रहा है अवाम की गैर संजीदगी के बाद अस्पतालों पर इस वक्त काफी प्रेशर बढ़ चुका है और SOPs पर अमल दरामद ना होना एक तशवीशनाक अमर है। रुख करेंगे हैदराबाद का, हमीदुर रहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं। हमीदुर रहमान, ये कहिएगा कि मस्बत केसेस की शरह हैदराबाद में गुज़श्ता 1 महीने में कितनी रही और अब तक कितने अफराद वैक्सीनेटेड हो चुके हैं? जी बिल्कुल, सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद की बात करें तो हैदराबाद में कोरोना की जो केसेस की तादाद है उसमें मुसलसल इजाफा हो रहा है। अगर हम शरह की बात करें तो हैदराबाद में ये शरह 3% थी, फिर ये बढ़ते बढ़ते 10% तक पहुंची, उसके बाद 13%, और आज जो गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 141 अफराद में जो है वो कोरोना वायरस की तस्दीक हो चुकी है। 750 अफराद के टेस्ट किए गए थे जिसमें से 141 केस मस्बत आ चुके हैं। तो इस तरह जो हैदराबाद में कोरोना की जो शरह है वो 19% तक पहुंच चुकी है। और हैदराबाद की सूरत हाल ये है कि जो हैदराबाद में सिविल अस्पताल में 2 वार्ड बनाए गए थे कोरोना के, ICU और HDU। मेरी बात हुई सिविल अस्पताल के डायरेक्टर एडमिन से, तो उनका कहना यह था कि अब हमारे पास गुंजाइश खत्म हो चुकी है, तमाम बेड जो है वो भर चुके हैं और अब जो मरीज आ रहे हैं उन्हें सिविल अस्पताल जामशोरो शिफ्ट किया जा रहा है। जामशोरो में एक वार्ड स्टेब्लिश किया गया और उन्हें वहां शिफ्ट किया जा रहा है। तो इस वक्त हैदराबाद की सूरत हाल ये है कि हैदराबाद में कोरोना की जो मरीजों की गुंजाइश थी वो खत्म हो चुकी है। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जो SOP है उसे फॉलो नहीं किया जा रहा। जिला इंतजामिया की जानिब से मुख्तलिफ औकात जो है वो रखे गए हैं बाजारों के, लेकिन हम देख रहे हैं कि जो होटल्स हैं वो रात देर तक खुले हुए होते हैं, इंडोर डाइनिंग भी हो रही है। इसके अलावा बाजारों में अगर देखें तो ना समाजी फासले का ख्याल रखा जा रहा है और ना ही जो है वो SOPs पर अमल दरामद किया जा रहा है। मास्क का इस्तेमाल भी बिल्कुल ना होने के बराबर है। तो जो शहरी हैं वो कोरोना को संजीदा लेने के लिए तैयार नहीं है और यही वजह है कि कोरोना के जो केसेस हैं उनमें मुसलसल इजाफा हो रहा है। जिले इंतजामिया की जानिब से इकदाम तो किए जा रहे हैं, हिदायत भी जारी की जा रही हैं, लेकिन शहरियों की जानिब से अमल दरामद नहीं किया जा रहा। कोयटा के हालात किस हद तक मुख्तलिफ हैं या फिर ऐसे जानेंगे फजल तवाब से। फजल, कहिएगा कोयटा में इस वक्त शरह कितनी हो चुकी है, मस्बत केसेस की, अमवात की शरह कितनी है और इसको लेकर जिले इंतजामिया कितनी मुतहर्रिक है? देखिए यासिर, इस तरह है कि कोयटा जो है वो दारुल हुकूमत है बलूचिस्तान का, और यहाँ पर दारुल हुकूमत की सूरत हाल सूबे के दीगर अजला से ज़्यादा गंभीर है और कोरोना की जो शरह है वो 10.50% तक पहुँच चुकी है। गो के जो 15 से 20 दिन पहले अगर देखा जाए तो ये शरह जो थी वो 6 से 7% तक थी, मगर 20 दिनों के दौरान अब शरह में जो है तेज़ी देखने को मिल रही है। इस वक्त बलूचिस्तान के कोयटा के साथ जो है 7 अजला ऐसे हैं जहाँ पर कोरोना जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है और शरह
हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह जो है वो यही है कि अवाम ताजिर बरादरी जो है वो कोरोना SOPs पर अमल दरामद करने को बिल्कुल तैयार ही नहीं है और ना ही जो है अवाम की जानिब से कोरोना SOPs पर अमल दरामद किया जा रहा है। बलूचिस्तान हुकूमत की जानिब से बलूचिस्तान भर में दफ़ा 144 नाफिज किया गया है और साथ ही साथ मास्क और ग्लव्स और इसके अलावा हिफाजती दूरी जो है वो लाजमी करार दी गई है। इसके अलावा कोयटा शहर में स्मार्ट लॉकडाउन के अहकाम भी जारी किए गए हैं, मगर ये तमाम तरह अहकाम जो है ताजिर बरादरी मानने को तैयार नहीं है। स्मार्ट लॉकडाउन पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा है। मार्केटें जो है वो कचाकच हर गुजरते दिन के साथ जो लोगों का रश है वो बढ़ता जा रहा है और शरह भी जो है आप देख सकते हैं कि कल परसों जितनी शरह वो 8.5% थी और आज 3 दिनों के दौरान जो है 2% जो है बढ़ने के साथ अब शरह जो है वो 10.50% तक पहुंच चुकी है। जहां तक अवाम और ताजिर बरादरी जो है इंकारी है, वही रमज़ान मुबारक का महीना है और ज़िले इंतज़ामिया भी जो है वो ख्वाब खरगोश में सो रही है और अमल दरामद करवाने में ज़िले इंतज़ामिया और ख़ास तौर पर मेट्रोपॉलिटन और SOPs पर अमल दरामद करवाने में नाकाम है और 2 दिन में ये लापरवाही का नतीजा ये है कि 2% मस्बत शरह के केसेस में इजाफा हो चुका है। बहुत शुक्रिया फजल तवाब, हमीदुर रहमान और साजिद शेख इस हवाले से आगाह करने के लिए। वापस रुख करते हैं डॉक्टर साहब की जानिब। डॉक्टर साहब, आप ये देखिए कि मुल्क में इस वक्त सूरत हाल किस नहज तक पहुंच चुकी है। वैक्सीन की तैयारी के लिए हमें कितना वक्त दरकार होगा, और फिर ये भी देखिए कि दुनिया भर में अब तक जो कारआमद वैक्सीन्स हैं जिनकी शरह बहुत ज़्यादा है, यानी 75 से लेकर अगर 95 तक हम जाएं तो उसमें हमें ऑस्ट्राजेनेका, कोविक्स और स्पुतनिक 5, इसके अलावा कैंसाइनो, साइनोफार्म नजर आती हैं। तो पाकिस्तान में जो तैयारी चल रही है वो कितने फीसद कारआमद होगी? अच्छा जी, इसमें ऐसा है कि ये जो हमारी वैक्सीन होगी, ये मैंने कहा था इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है। जैसे चाइना की वैक्सीन है ना, साइनोफार्म और साइनोवैक जो वैक्सीन आई है, उस जैसी हमारी वैक्सीन होगी। अभी तक जो हमने गवर्नमेंट से प्रॉमिस किया है कि विद इन 6 मंथ जो है हम इसका एनिमल ट्रायल कंप्लीट करके गवर्नमेंट को दे देंगे और उसके बाद जो है फिर ये जाएगी फिर फेज़ 1 फेज़ 2 के ट्रायल में। और जब फेज़ 1 फेज़ 2 का ट्रायल हो जाएगी तो फिर इसकी इमरजेंसी अप्रूवल के लिए अप्लाई करेंगे ड्रैब को और फिर उसके बाद ये वैक्सीन अवेलेबल होगी। डॉक्टर साहब, आवाम को सादा लफ्जों में समझाइएगा कि इनएक्टिवेटेड और एक्टिवेटेड वैक्सीन में फर्क क्या होता है, उसका इंप्लीमेंट किस तरीके से करवाया जाता है? अच्छी देखिए, जैसे मैंने आपको शुरू में कहा था कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैक्सीन चल रही हैं। जैसे आपने सुना होगा फाइजर की वैक्सीन और मोडर्ना की वैक्सीन, जो आपको पता है कि वो है RNA बेस्ड वैक्सीन है, क्योंकि मैसेंजर RNA बेस्ड है। जो प्रोटीन्स बनती होती है वो उनका मैसेज जो लेके मैसेंजर RNA देता होता है, क्योंकि ये जो इसकी सरफेस प्रोटीन एस प्रोटीन है जो टॉक्सिक है, जो डिजीज प्रोड्यूसिंग है, वो प्रोटीन इन नेचर है और उसका मैसेज जो है वो मैसेंजर RNA लेके जाता है। तो आज जो फाइजर और मोडर्ना ने वैक्सीन बनाई है वो डायरेक्ट जो है रैप करके इनटू द नैनो पार्टिकल में उन्होंने मैसेंजर RNA को दिया है जो सेल के अंदर, और वो सेल से वहां जाके प्रोटीन बनेगी, प्रोटीन जो बाहर निकलेगी और उसके बाद जो है दैट विल एक्ट एज ए एंटीजन के तौर पे उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनेगी। सिमिलरली आपने बात की थी फिर जो वेक्टर बेस्ड वैक्सीन है, जैसे एस्ट्राजेनिका है और स्पुतनिक 5 है, ये दोनों वेक्टर बेस्ड वैक्सीन है। इनके अंदर जो वेक्टर यूज हुआ है वो हमारा जो एडिनो वायरस है वो वेक्टर यूज हुआ है। जो एस्ट्राजेनिका है उसने चैड-5 जो है चैड एडिनो उसको यूज किया है, और जो स्पुतनिक 5 है उसने 2 वेक्टर यूज किए हैं, जो क्योंकि उसके 2 शॉट लगते हैं जिसमें एडिनो 26 है और एडिनो 5 है। अब ये दोनों वैक्सीन ये दैट विल एक्ट एज ए लाइव वैक्सीन के तौर पे एक्ट करेगी। इसमें जो हमारी वैक्सीन है, ये जो साइनोफार्म वैक्सीन है, उसमें हम वायरस को सेल लाइन पे, जो वीरो सेल लाइन पे ग्रो करेंगे। ग्रो करने के बाद इस वायरस को इनएक्टिवेट करेंगे या किल करेंगे। ये कंप्लीट वायरस उठा के हम बॉडी के अंदर जो है डिफरेंट जो है चीज़ों मिक्स करके बॉडी के अंदर लगाएंगे। दैट विल एक्ट एज ए वैक्सीन के तौर पे एक्ट करेगा। और लेकिन ये पूरा होगा, कंप्लीट वायरस होगा, इसकी सारी प्रोटीन अंदर जाएंगी। ये वैक्सीन कंपैरेटिवली बेहतर है, इसकी फेलियर के चांस होने के कंपैरेटिवली कम है, क्योंकि हमारा जो प्रोग्राम है, हमारा जो इरादा है, ये जो प्रोसेस है ये काफी लेंथी भी लगता है, इस पे काफी तजर्बा करने की भी जरूरत है। तो पाकिस्तान जैसा तरक्की पजीर मुल्क, उसकी यूनिवर्सिटी में इतनी कैपेबिलिटी है
इतनी एबिलिटी है कि उसकी तजर्बागाह या मुशाहदाती जगह ऑक्सफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटी का मुकाबला कर सके? क्योंकि हमने तो ये सुना कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने अपनी एक वैक्सीन तैयार की। हमें तो हैरत हुई कि पाकिस्तान में भी कोई ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसमें तजर्बागाह बनाई गई और वहां पे तजर्बा हो रहा है। नहीं, यहाँ आप अब देखें यूआस को, अगर यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एनिमल साइंसेज का हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी देखें तो इसके अंदर हमको 23 टीचर हैं जो 23 के 23 PhD हैं सारे के सारे। इतनी बड़ी डॉक्टर साहब, हम अपनी आवाम को जरा ये भी दिखा दें, ये इस वक्त जो मनाजिर टेलीविजन स्क्रीन पे हमारे चल रहे हैं ये किसी चाइना, अमेरिका, रूस या बरतानिया की तजर्बागाह के नहीं है। ये पाकिस्तान में लाहौर शहर के अंदर यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एनिमल साइंसेज की एक लेबॉर्ट्री है जहां पर वैक्सीन पर तहकीक जारी है और पाकिस्तान अपनी वैक्सीन बनाने की तैयारियों में मसरूफ है। जी डॉक्टर साहब, बात का आगाज वहीं से कीजिएगा। जी बिल्कुल है, जी बिल्कुल ऐसा ही है। ये हमारी अपनी लैब है, हमारी अपनी बनाई हुई है, ये मेरी अपनी डिज़ाइन की हुई लैब है, क्योंकि मैंने डिफरेंट कंट्री से, फ्रांस से, चाइना से, अमेरिका से ये टेक्निक सीखी थी BSL-3 डेवलप करने की। तो उसी को इम्प्लीमेंट करते हुए हमने खुद लैब बनाई है सारा इसमें जितना भी है हमारा इंडिजिनस चीज़ें लगाई हुई हैं। तो इसको बनाने के बाद अब इसके अंदर हमने शुरू किया है। जैसे आपने कह रहे थे कि फ्रांस या ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन, उनमें भी एक एक डिपार्टमेंट जो है वो हमारा भी, मैं ये तो नहीं कहता कि ऑक्सफोर्ड से बड़ा है ये, लेकिन ये डिपार्टमेंट कोई छोटा डिपार्टमेंट नहीं, ये पूरा इंस्टीट्यूट है। इसके अंदर काफ़ी बड़ी बिल्डिंग्स इन्वॉल्व हैं जो है इसके अंदर है। तो हमने इससे पहले जो है ऑलरेडी एक ट्रायल जो है मेडिसिन का किया है, जो रशियन मेडिसिन थी, आयोडीन बेस्ड वैक्सीन है, उसका हमने ट्रायल करके जो है मंकीज़ के अंदर वो दे दिया है। वो एनिमल ट्रायल हमने कंप्लीट कर दिया था। अब उसका जो फेज़ 2 का ट्रायल जो है वो ह्यूमन के अंदर चल रहा है। वो मेडिसिन का अगर हम ट्रायल कर सकते हो तो वैक्सीन का भी ट्रायल जो है जब हमारी डेवलप हो जाएगी, इसको हम वैक्सीन बना लेंगे, तो पहला ट्रायल जो है वैक्सीन जो है मंकीज़ के अंदर करेंगे या माइस के अंदर करेंगे, दोनों के अंदर ट्रायल करने के बाद हमारी तैयारी चल रही है। दुनिया में देखा जाए तो 2 तरह की वैक्सीन है, एक सिंगल डोज है, एक डबल डोज है। तो ये वाली वैक्सीन कितने डोजेस होगी? ये डबल डोज वैक्सीन होगी सर, जैसे दूसरी हमारी इनएक्टिवेटेड वैक्सीन चल रही है उनकी। सही। तो डॉक्टर साहब, हुकूमत से किस किस्म की आपको मदद दरकार है? क्योंकि ये इतनी बड़ी लेबॉर्ट्री तो है नहीं कि बल्क क्वांटिटी में आप यहाँ से प्रोड्यूस कर सकें और पूरे पाकिस्तान में फैला सकें। तो हुकूमत ने आपकी अब तक मदद किस तरीके से की, कितनी की और मजीद क्या चाहिए? हाँ, इसमें ऐसा है कि मैंने ये वैक्सीन आज से कुछ 6 माह पहले हमने इसको ट्रायल में ले आना था। मैं गवर्नर साहब को भी मिला था, उन्होंने मुझे UHS में भेजा, हमने वहाँ गए, लेकिन फिर कोई हम यार इतना सीरियस नहीं थे। दोबारा CM साहब ने और जो है हमारे नबील अवान साहब सेक्रेटरी हेल्थ हैं, उन्होंने मुझे दोबारा बुलाया था और हमने उन्हें कहा था कि हम ये वैक्सीन बना सकते हैं। तो हमने जस्ट अब उनसे गवर्नमेंट को इतना शो किया था कि हमें इनिशली कोई 100 मिलियन चाहिए, तो CM साहब ने फ़ौरन इसकी जो है अप्रूवल दे दी थी 100 मिलियन की। लेकिन अभी तक हमने पैसा क्यों ही नहीं उनसे लिया, क्योंकि हमने गवर्नमेंट से प्रॉमिस किया है कि पहले वैक्सीन ये हमने अपने रिसोर्सेज से बनाएंगे। जब इसको हमने मल्टीप्लाई करना होगा बड़ा प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि हमारे पास प्लेटफॉर्म अवेलेबल है पतोकी में, हमारा एक नया बिल्कुल वैक्सीन प्रोडक्शन यूनिट बना है, तो उसको हम यूज़ करेंगे। तो एट दैट टाइम पे हम गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया हुआ है कि 10 करोड़ हमारा ऑलरेडी, वो 40 करोड़ से वो प्रोजेक्ट ऑलरेडी बना हुआ है, तो 10 करोड़ इस पर और लगेगा। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि हम एक महीने के अंदर 1 मिलियन से 0.5 से 1 मिलियन तक जो है वो डोजेस बना लेंगे इंशाल्लाह। तो अभी तक डॉक्टर साहब इस वैक्सीन के ट्रायल हो चुके, अगर हुए तो नताइज क्या रहे? अभी तक ट्रायल जो है अभी नहीं हुआ, अभी हमने वायरस को ग्रो कर लिया है, ऑनटू द सेल लाइन पे अडेप्ट कर लिया है हमने। हमारे प्रोग्राम है कि हमको 20 वायरस को ग्रो करके उनकी फिर सारी एंटीजेनिसिटी जो डिफरेंट वैक्सीन के लिए टेस्टिंग होती है वो करेंगे। फिर उसमें से हम सीड सेलेक्ट करेंगे कि कौन सा वायरस है इसको हम वैक्सीन के अंदर डालें, और फिर उसके बाद फिर इसको हम जो है बल्क क्वांटिटी में ग्रो करके इनएक्टिवेट करके इंशाल्लाह वैक्सीन बनाएंगे सर। डॉक्टर साहब, आप ये देखें कि पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त जो रेस लगी हुई है वो वैक्सीन की तैयारी के हवाले से है। भारत को देख लें तो दूसरी दुनिया को वैक्सीन बेचने पर पाबंदी लगा दी उसने। हमें अगर कहीं से वैक्सीन मंगवानी है तो चाइना के अलावा हमें कोई दूसरा ऑप्शन दिखाई नहीं देता। तो पाकिस्तान वैक्सीन के मामले में कितने अरसे में खुद कफील हो जाएगा?
ये खुद को फील तो मैं नहीं कहता, लेकिन ये है कि हम इस फील्ड में आ जाएंगे फॉर द वैक्सीन डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि हम मैक्सिमम जो है 1 मिलियन जो डोज पर मंथ के, तो जो ये मेरा, अगर और प्लेटफॉर्म जैसे अवेलेबल प्राइवेट सेक्टर आ जाएगा तो जैसे जैसे प्लेटफॉर्म अवेलेबल होते जाएंगे ये वैक्सीन में भी हम एक पॉइंट ऐसा आ जाए जहां हम ये एक्सपोर्ट करने के भी काबिल हो जाएं। तो डॉक्टर साहब, आप अगर देखें तो चाइना ने भी जो वैक्सीन दी थी वो भी उन्होंने कैनेडियन रिसर्चर्स के साथ मिलकर प्रोड्यूस की थी। बहुत से ममालिक के ऐसे हैं जहां पे 3-4 ममालिक के रिसर्चर्स मिलकर वैक्सीन प्रोड्यूस करते रहे और उस पर काम करते रहे। तो क्या आपने भी अपनी रिसर्च को किसी मुल्क के रिसर्चर्स के साथ शेयर किया? हम जी अब अपनी वैक्सीन हमारे यूके के साथ हमारी है, लेकिन चाइना ने जो वैक्सीन बनाई, वो जो आप बात कर रहे हैं वो कैनसाइनो है, जिसमें कनाडा और वो, लेकिन जो चाइना हमारे वैक्सीन लग रही है वो चाइना की इंडिजिनस अपनी वैक्सीन है। लेकिन कैनसाइनो के पाकिस्तान में ट्रायल्स भी होते रहे। जी, कैनसाइनो के यूएसएस में ट्रायल कंप्लीट हो चुके हैं, वो दोबारा वैक्सीन शायद आने को तैयार भी है, लेकिन ये जो पाकिस्तान में ज़्यादा वैक्सीन आई है वो साइनोफार्म आई है, वो इनएक्टिवेटेड वैक्सीन आई है। तो हमारा प्रोग्राम है कि अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम NIH या टर्की में जो सेल्चुक यूनिवर्सिटी है उनके साथ हमारी कोलैबोरेशन ऑलरेडी है, MOU हमारा साइन है, सेल्चुक यूनिवर्सिटी ने भी बना ली है। तो अभी उनके प्रोफेसर साहब से मेरी बात हुई थी, तो इंशाल्लाह उनके साथ भी हमारी कोलैबोरेशन हो सकती है। सही, कोलैबोरेशन हो सकती है, अभी काम जारी है और पाकिस्तान में इसकी तैयारी के लिए 1 महीना मजीद दरकार है। तो कुछ हिसाब से ये सामने आ जाएगी, लेकिन अगर बल्क क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना होगी तो उसके लिए मजीद वक्त दरकार है और हुकूमत का ताउन दरकार है। डॉक्टर साहब साथ ही रहिएगा, इस पर मजीद भी बात करेंगे। नाज़रीन, यहाँ पे हमें लेनी एक शॉर्ट ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान में वैक्सीन की तैयारी इस वक्त कौन से मराहिल में है, उसके लिए तैयारी क्या कुछ की गई है, लागत कितनी आएगी, उसकी तैयारी के लिए कोलैबोरेशन अगर करना है तो वो किस तरीके से होगा। लेकिन आने वाले दिनों में अगर इसे बड़े पैमाने पर प्रोड्यूस करना है और फिर इसे फैलाना भी है तो उसके लिए बहुत से मराहिल हैं जिन्हें अबूर करना ज़रूरी है। डॉक्टर ताहिर याकूब साहब हमारे साथ ही मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, हमने पहले टेक्निकल सवाल कर लिए हैं, टेक्निकल बातें कर ली हैं कि ये किस तरह बनेगी, कितनी डोजेस होंगी, ये इनएक्टिवेटेड होगी, लेकिन अब कुछ आम से सवाल हैं जो आम आवाम के हैं। मिसाल के तौर पे इस पे लागत कितनी आएगी, एक डोज कितने की मिलेगी, और एक डोज जो मिलेगी वो दूसरी वैक्सीन जो इस वक्त दुनिया में फरोख्त हो रही हैं उनकी निस्बत कितनी होगी? जी, ये उतनी 0.5 ml ही हमारे इसकी डोज रखेंगे और इसकी डोज की कॉस्ट जो हमें लग रहा है कि वो 500 से लेके 1000 के दरमियान होगी, जो उनसे बहुत ज़्यादा चीप होगी सर। ये यानी अगर इसका मुकाबला किया जाए चाइना की वैक्सीन के साथ जो हुकूमत मंगवा रही है तो उसकी निस्बत शरह कितनी बनती है? ये वो तो आप समझे 4000 समथिंग की डोज है, ये हमने 500 से और 1000 के दरमियान में बात कर रहा हूँ, इतनी डोज पड़ेगी इसकी प्राइस जो है हमें। तो डॉक्टर साहब, आप ये भी देखिए कि जिस तेजी के साथ इस वक्त केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, वैक्सीन की तो ज़रूरत हमें है ही और बहुत जल्दी ज़रूरत है। ब्लूमबर्ग तो ये कहता है कि 10 साल लग जाएंगे जिस रफ्तार से हम चल रहे हैं। आप ये नहीं समझते कि वैक्सीन के साथ साथ ज़रूरत इस अमर की भी है कि हम दवा की भी तैयारी शुरू करें? तो वहाँ पे मैंने कहा था एक हमारा अभी एक ट्रायल कंप्लीट हुआ है, आयोडीन बेस्ड, वो एक रेनेसेंस कंपाउंड है जिसपे हमने एनिमल ट्रायल करके उसको दे दिया था। एक कंपनी है MTI, वो करते हैं। तो आगे उसको अब फेज़ 2 के ट्रायल में, और क्योंकि उसका एनालिसिस भी हम कर रहे हैं, जो पेशेंट ले रहे हैं मेडिसिन का एनालिसिस भी हम कर रहे हैं, तो हमें बड़ी उम्मीद है कि ये बड़ी अच्छी मेडिसिन जल्दी अवेलेबल हो जाएगी पाकिस्तान के अंदर। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने जिस तरह लेबॉर्ट्री का जिक्र किया कि हमने ये जो लेबॉर्ट्री बनाई है ये अपने तई बनाई है, हमने जो दूसरे ममालिक से सीखा था उसको देख के इसे डिज़ाइन किया है, क्या पाकिस्तान के अंदर किसी और इदारे की लेबॉर्ट्री में भी ऐसी सलाहियत है कि वहाँ पर भी ये काम शुरू किया जा सके?
जी, अब तो लाहौर के अंदर 2-3 लैब तो मुझे पता है, इवन प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ डिपार्टमेंट है, उसमें टीबी कंट्रोल प्रोग्राम जो है उनके पास, वो भी मेरी डिज़ाइन की हुई लैब है। इसी तरह PSCP जो पंजाब एड्स कंट्रोल प्रोग्राम है, उनके पास लैब है। एक तो प्राइवेट सेक्टर जो है उनके पास भी बड़ी अच्छी लैब्स है, बड़ी खूबसूरत लैब है, और BSL 3 लैब है उनके पास भी। तो कहीं पे भी वैक्सीन की तैयारी के हवाले से रिसर्च हो रही है? नहीं, उनके अंदर सिर्फ जस्ट अभी टेस्टिंग हो रही है वैक्सीन, क्योंकि हमारा एरिया, क्योंकि हमारे पास जो HR है वो प्रॉब्लम नहीं है। मेरे पास कोई, मैं कह रहा था कि 25 जैसे माइक्रो के टीचर हैं, जिसमें 23 PhD हैं, फिर हमारे पास PhD स्टूडेंट है, कोई 150 PhD स्टूडेंट है, MPhil कोई 200 के करीब MPhil स्टूडेंट होता है, तो 400-500 हमारे पास BS ऑनर्स के स्टूडेंट हैं। तो हमारे अभी जैसे मैंने कह रहा था कि हम कोई 1.5 से 2.25 लाख के करीब सैंपल टेस्ट कर चुके हैं। तो इसमें सारे वॉलंटियर हैं हमारे, इसमें एक पैनी भी अब इनको ना कोई पे देते हैं। जिस सारे हमारे स्टूडेंट हैं जो आपने जो लैब में जो चल रही होगी, जो पीछे लोग आपको नजर आ रहे हैं, दे ऑल आर MPhil PhD और BS माइक्रो जो हमारी है फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं। डेली हम कोई 3 शिफ्टों में सर काम करते हैं कि हम सुबह रात 10 बजे शुरू होते हैं और पूरी रात काम करते हैं रमज़ान शरीफ में, और सुबह 3 बजे दोपहर 3 बजे तक काम करते हैं। उसके 3 बजे से 10 बजे तक हम ब्रेक करते हैं जो अफ्तारी की। लेकिन उस बाकी ये सारे कोई 30 बंदे हम डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं इसकी टेस्टिंग के अंदर, और सिमिलरली जो है 5-6 लोग जो है हम ये वायरस को ग्रो करने के अंदर लगे हुए हैं। तो डॉक्टर साहब, जब आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर और बिलखुसूस लाहौर के अंदर ऐसी कई लैब्स मौजूद हैं, तो आप ये नहीं समझते कि कोलैबोरेशन उनके साथ करके बड़े पैमाने पे इस पर रिसर्च करनी चाहिए? जी सर, उनके साथ हमारी ऑलरेडी कोलैबोरेशन है, बिकॉज ये सारी फंडिंग जो है हमें हेल्थ डिपार्टमेंट ही कर रहा है, तो उनके साथ हमारी कोलैबोरेशन है। अगर हमें, क्योंकि वो उनकी अभी वैक्सीन पे वो नहीं है, वो टेस्टिंग जो इतना काम कर रहे हैं, जैसे मतलब वो तो 10-10 हज़ार सैंपल पर डे के हिसाब से करते हैं, तो वो अपना जो काम है वो बड़ा ठीक कर रहे हैं ऑलरेडी। लेकिन अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी उनके प्लेटफॉर्म यूज़ करने की तो वी कैन यूज़, लेकिन हमारे पास अपना प्लेटफॉर्म माशाल्लाह बहुत बड़ा है। पत्तों की में हमने एक नया, हमारे जो न्यू कैंपस है हमारा, उसके अंदर बहुत बड़ा वैक्सीन प्रोडक्शन। डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल कि क्या इसे WHO से अप्रूव करवाया जाएगा और ड्रैप का क्या किरदार होगा इसमें? जी, एग्जैक्टली हर वो स्टेप जो है, जो एस्ट्राजेनिका और दूसरे स्पुतनिक के और बाकी जिस वैक्सीन ने लिए, हर वो ईच एंड एवरी स्टेप जो है उसको लिया जाएगा इस वैक्सीन को ह्यूमन इंजेक्शन से पहले तक से। सही, हर वो स्टेप लिया जाएगा, हर वो इकदाम उठाया जाएगा जो दुनिया में दीगर वैक्सीन के लिए उठाया जाता है, लीगल प्रोसीजर पूरा किया जाएगा और फिर इसे मार्केट में लाया जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही ये वैक्सीन की तैयारी अमल में लाई जाए और बल्क क्वांटिटी के लिए हुकूमत आपको सपोर्ट करे और पाकिस्तान भी दुनिया में अपना नाम पैदा कर सके कि हाँ, हम भी खुद वैक्सीन तैयार कर सकते हैं और अपने तई उसके ट्रायल भी कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर ताहिर इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, आगे बढ़ेंगे और कुछ बात करेंगे कि रमज़ान मुबारक के महीने में, जहां पे ये बाबरकत महीना है, वहीं पे हम पे आसाइब और आलाम भी मुसल्लत हैं इस वबा की सूरत में। और इस वबा की सूरत में ये दरगुजर रब करीम की वो ज़ात है कि जिसने इस महीने में दुआओं की तालब को हर जगह पर शफकत देने, उसे अफू दरगुजर के मराहिल से गुजारने के लिए पैदा किया। तो ये वो महीना है कि जहाँ पे गिर गिरा कर दुआएं की जाएं तो हमें उसका हासिल भी मिल सकता है। लेकिन अवाम है कि SOPs पर अमल दरामद नहीं करते, हमारी इंतज़ामिया है कि उस पर टस से मस नहीं होती, सिर्फ हिदायत जारी की जाती हैं, अमल दरामद कौन करवाएगा इसका जवाब किसी के पास नहीं है। रुख करेंगे विहाड़ी का, जहां पे अवाम शदीद मुश्किलात का शिकार है। अस्पतालों के अंदर इस वक्त जगह भर चुकी है लेकिन सहूलियात का फुकदान है। किस वजह से है? क्या वहां पर फंड्स में कमी का रोना रोया जाता है या फिर इंतजामिया जो है वो अपना काम सही तरीके से नहीं कर पा रही? इस पूरे मंजरनामे पे बात करने के लिए विहाड़ी से हमारे नुमाइंदा आमिर अली ने हमारे ज्वाइन किया है और CEO हेल्थ विहाड़ी डॉक्टर अंजुम इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों हजरात का। आमिर, सबसे पहले आपकी जानिब आऊंगा, इस वक्त DHQ अस्पताल को लेकर विहाड़ी में किन शिकायत का मंजर आम पे आना था कि जिस पे आपको ये जरूरत पड़ी कि ये हकायक मंजर आम पे लाना जरूरी है?
जी, विहाड़ी जिला में तकरीबन 14 RHCs हैं, 2 तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल है और 1 डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल है। ये जनूबी पंजाब के चंद बड़े अस्पतालों में शामिल है। और रमजान अल मुबारक में जो वबाई अमराज, खुसूसन जो पेट के अमराज हैं, उनमें इजाफा हो जाता है, जिसकी वजह से जो है वो मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है। और इस हवाले से अगर बात की जाए कोरोना की, तो कोरोना की जो तीसरी लहर है वो भी खतरनाक तरीन होती जा रही है। तो अस्पतालों में मरीजों का रश है और रमजान अल मुबारक में जो है वो खुसूसन वबाई अमराज में इजाफे की वजह से मरीजों का जो मजीद रश होने की वजह से अस्पतालों की जो सूरत हाल है वो जो है वो वहाँ पर अद्वियात की फराहमी यकीनी ना बनाई जाती है, दीगर सहूलियात का फुकदान है। इस हवाले से जब शहरियों से हमारी बात हुई तो शहरियों का कहना है कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल जो है वो जनूबी पंजाब के चंद बड़े हॉस्पिटल्स में शामिल है, लेकिन यहाँ पर करोड़ों रुपए के फंड होने के बावजूद अद्वियात की फराहमी यकीनी ना बनाई जाती है। मरीजों को प्राइवेट मेडिकल स्टोर से अद्वियात खरीद करके जो है वो इलाज मुआवजा कराना पड़ता है। और इस हवाले से जब हमारी जिला भर के सरकारी अस्पतालों के हेल्थ अफसरान से बात हुई तो उनका कहना था कि अक्सर औकात जो है वो हमारे पास फंड नहीं होते, अगर फंड होते हैं तो अस्पताल में अद्वियात की फराहमी तो यकीनी बनाई जाती है, लेकिन जो अस्पताल का अमला है वो अद्वियात चोरी में मुलव्वस निकलता है, जिसकी वजह से आवाम को रिलीफ नहीं मिल रहा है। शहरियों का कहना है कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल समेत जिला भर में जो है वो न सिर्फ अद्वियात की फराहमी यकीनी बनाई जाए बल्कि कोरोना SOPs पर भी अमल दरामद करवाया जाए ताकि जो है वो आवाम को रिलीफ मिल सके। सही, आमिर साथ ही रहेगा। हमें डॉक्टर अंजुम इकबाल साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, जिन मसाइल की निशानदही आमिर अली की जानिब से की गई है उस पर बाद में भी बात करते हैं, लेकिन इस वक्त विहाड़ी के अंदर मजमूई तौर पर कोरोना वायरस की सूरत हाल के हवाले से बात कर लेते हैं। मस्बत केसेस की शरह इस वक्त विहाड़ी में कितनी है और गुज़श्ता कुछ अरसे में SOPs पर इंतजामिया अमल दरामद करवाने में किस हद तक नाकाम रही कि बोझ आपके सेक्टर पर ज्यादा पड़ा? तो मैं आपको ये कोरोना की जो सूरत हाल है विहाड़ी डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी में वो मैं आपको बताना चाहूंगा। इस वक्त हमारे पास 238 ऐसे केसेस मौजूद हैं जो कि पॉजिटिव हैं और वो होम आइसोलेटेड हैं, जबकि इस वक्त 11 पेशेंट हमारे पास एडमिटेड हैं DHQ हॉस्पिटल विहाड़ी में। और अल्हम्दुलिल्लाह डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया की डायरेक्शन पर हमने पहले हमारे पास जो वार्ड मौजूद था वो 12 बेड्स का था, अब हमने इस वार्ड को एक्सटेंड कर लिया है और नए वार्ड में हमने इसको शिफ्ट कर लिया है जो कि 30 बेडेड है और वहाँ पे तमाम सहूलियात भी मौजूद हैं। हमारे 2 चेस्ट स्पेशलिस्ट जो कि पल्मोनोलॉजिस्ट हैं वो भी 24 आवर्ली पेशेंट की केयर कर रहे हैं और साथ ही हमारा अमला भी वहाँ पे मौजूद है। मेडिसिन के हवाले से मैं बताना चाहूँगा कि मेडिसिन तमाम अवेलेबल है हमारे पास। कहीं पर कोई शॉर्टेज है तो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से, प्राइमरी और सेकेंडरी डिपार्टमेंट की तरफ से तमाम जो है हमारे फंड्स जो है हमें अवेलेबल हैं, हमारे पास फंड्स मौजूद हैं और हम इस सिलसिले में प्रोक्योरमेंट शुरू कर चुके हैं और इंशाल्लाह अगर कहीं पर कोई कमी कहीं पे कमी हो ना तो वो THQ हो, म्यूनिसिपल हॉस्पिटल हो या कोई छोटा दवाखाना हो तो वहाँ पे हो तो समझ आती है कि छोटी जगह थी तो इसलिए वहाँ पे ख़त्म हो गई, लेकिन DHQ अस्पताल एक ज़िले का मेन हॉस्पिटल होता है, वहाँ पे भी अद्वियात की कमी का सामना रहे तो फिर ये सवालिया निशान तो बनता है। नहीं, मैं ये बताना चाह रहा था कि हमारे पास मेडिसिन की कोई कमी नहीं है, लेकिन जो स्पेशलाइज्ड मेडिसिन होती हैं कोविड के हवाले से उसके लिए जो है हमारे पेशेंट पहले यहाँ पे स्टे नहीं कर रहे थे, पेशेंट यहाँ से मुल्तान या भावलपुर का रुख कर रहे थे, अब हमारे पास पेशेंट यहीं पर आ रहे हैं। तो हमने इस सिलसिले में तमाम जो है तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं और इस वक्त 12 पेशेंट हमारे पास मौजूद हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वो जो है बेहतरीन फैसिलिटेट हो रहे हैं और पॉजिटिवली उनके रिमॉर्स हैं कि हमें कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। DC साहब की बड़ी खसूसी हिदायत है कि तमाम मरीजों को जो है बहुत अच्छे तरीके से देखा जाए और कहीं पेशेंट शिफ्ट ना किया जाए और हमारे पास जब फैसिलिटीज मौजूद है तो हमें शिफ्ट करने की जरूरत भी नहीं है और पेशेंट रिकवर हो रहे हैं। हमारे पास इस वक्त भी जो पेशेंट हैं वो सारे रिकवरी फेज में हैं। जो पेशेंट यहाँ पर आता है, जो डायरेक्ट कहीं यहाँ से चला जाता है, विहाड़ी डिस्ट्रिक्ट का कोई पेशेंट अगर मुल्तान या भावलपुर अपने तौर पर चला जाता है उसको तो हम नहीं रोक सकते, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास तमाम फैसिलिटीज मौजूद हैं और मैं डेली विजिट कर रहा हूँ, इस चीज को यकीनी बना रहा हूँ कि तमाम पेशेंट को फैसिलिटेट किया जाए। चले DHQ को लेकर जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं आमिर अली से मज़ीद भी जानेंगे, लेकिन डॉक्टर साहब कोविड के हवाले से ही बात करनी है। तीसरी लहर के दौरान आप क्या समझते हैं कि विहाड़ी के अंदर आपकी तरफ से इंतजामात कैसे रहे, शहरियों की जानिब से SOPs पर किस हद तक अमल दरामद होता रहा और तीसरी फेज़ में
कितने अफराद ऐसे हैं जो मूजी वायरस का शिकार हो गए? जी, तीसरी फेज में इस वक्त जो हमारे पास जो पेशेंट हैं वो 238 हैं। 238 पेशेंट इस वक्त कोविड पॉजिटिव हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट बिहाड़ी के। और ये यकीनन आपकी बात मैं इससे जो है मुस्तनिद हूँ कि आपने जायज बात उठाई है कि कोविड के जो SOPs जो गवर्नमेंट ने डिजाइन किए हैं वो मनोअन उस पर लोग अमल नहीं कर रहे। बाजारों में जाएं तो बाजारों में रश है, लोग फंक्शंस खत्म नहीं कर रहे, मसाजिद में जो है वैसे ही रश है और लोग इस पे SOP से अमल नहीं कर रहे, मास्क नहीं पहन रहे, ओवर क्राउडिंग कर रहे हैं, फिर जो डिस्टेंसिंग है वो नहीं कर रहे। तो ये सारी चीजें हैं जिसकी वजह से कोविड पॉजिटिव ये लहर हमारी जो है शिद्दत पकड़ती जा रही है। तो आपके प्रोग्राम की तवज्जो से मैं लोगों को ये पैगाम जरूर देना चाहता हूँ कि जो SOPs डिजाइन किए गए हैं इन पे मन ऑन अमल करें और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें। बाहर निकले, बहुत ज्यादा जब जरूरी अमल हो तो बाहर जरूर जाएं, लेकिन बहुत जरूरी हो तो, और मास्क पहन हुकूमत की जानिब से तयशुदा SOPs पर अमल दरामद करना चाहिए, मिन्नोन अमल दरामद करना चाहिए और अमल दरामद करके ही आप बेहतरी की जानिब गामजन हो सकते हैं। DHQ को लेकर जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो शिकायत हैं, आमिर हमारे साथ ही मौजूद हैं। आमिर साहब, डॉक्टर साहब का ये कहना है कि इस वक्त जो अद्वियात की कमी है वो कहीं नहीं है। हाँ, कहीं पे कभी कभार हो सकती है लेकिन रोजाना की बुनियाद पे नहीं है। DHQ को लेकर ही आपने मसला क्यों उठाया? DHQ में असल वजूहात क्या है जिसको आप लेके आए? क्वार्टर हॉस्पिटल की सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये जिले का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, बल्कि ना सिर्फ जिले का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है बल्कि जनूबी पंजाब के चंद बड़े हॉस्पिटल में इनका शुमार होता है DHQ हॉस्पिटल बिहाड़ी का। ना मैं सिर्फ DHQ हॉस्पिटल की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे जिला भर के अस्पतालों की बात कर रहा हूँ। 14 RHCs है, 2 THQ है और 1 DHQ है। यहाँ पर अगर DHQ अस्पताल की में सहूलियात के फुकदान तो मामूल की बात है। आप ब्लड बैंक की बात करें, ब्लड बैंक में जहां पर ऐसे लोग जिन लोगों ने ब्लड डोनेट करने के लिए आते हैं और ब्लड डोनेट करने के लिए जो है वो वहां पर मौजूद अमला जो है वो शहरियों के मुताबिक कहा जाता है कि आप जो ब्लड बैग्स हैं और जो टेस्ट किट्स है वो भी प्राइवेट मेडिकल स्टोर से लेके आए, तब हम आपका ब्लड निकालेंगे और उसके बाद जो है वो पेशेंट को शिफ्ट किया जाएगा, पेशेंट को ब्लड लगाया जाएगा। जो ब्लड डोनर्स DHQ हॉस्पिटल में ब्लड लगाने आते हैं उनसे भी ब्लड बैग्स की डिमांड की जाती है। और इस हवाले से अगर रिसेंटली 2 से 3 रोज कबल मैं खुद DHQ हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में गया हूँ, वहां पर अद्वियात की फराहमी यकीनी ना बनाई गई थी। अद्वियात हत्ता के पायोडीन तक मौजूद न थी। पायोडीन ना होने की वजह से अक्सर मरीज जो ट्रीटमेंट से रूम रह गए थे। तो ये DHQ हॉस्पिटल में बल्कि जिला भर के सरकारी अस्पतालों में जो RHCs है, THQs है, DHQs है, यहाँ पर न सिर्फ सहूलियात का भुगतान है बल्कि मेडिसिन की जो किल्लत है इसकी वजह से शहरियों को शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। और शहरी आमिर, आपका मौकिफ आ गया। डॉक्टर साहब का मौकिफ जानते हैं। आमिर साथ ही रहिएगा। डॉक्टर साहब, ये आप देख लीजिए कि कौन कौन सी शिकायत आमिर उजागर कर रहे हैं। आप तमाम से मुत्तफिक हैं या तमाम की तरदीद करते हैं या कुछ से मुत्तफिक हैं कुछ की तरदीद करते हैं? देखें, मैं बारहा ये बात जो है करूंगा कि कहीं पर कोई जब कोई मेडिसिन अवेलेबल नहीं होती, मौके पर हो सकता है कि शायद कोई चीज मौके पे ना हो, तो बहरहाल इस चीज को मैं देखता हूं और मैं बार बार विजिट करूंगा और इस चीज को यकीनी बनाऊंगा कि लोगों को मैक्सिमम फैसिलिटेट किया जा सके, जो कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का इस वक्त ख्याल है कि हमने हॉस्पिटल्स में तमाम लोगों को मुफ्त दवाई की फरहमी जरूरी करनी है। मैं भी इस सिलसिले में इंशाल्लाह एक्टिव हूँ और मैं अपने तमाम सेंटर्स, तमाम हेल्थ फैसिलिटीज पे जा भी रहा हूँ और मजीद भी मैं इसको इंश्योर करूंगा कि ये जो तमाम शिकायत हैं इनका अजाला हो और कहीं पर कोई ऐसी सूरत हाल है तो उसको फौरी तौर पर उस पर एक्शन लिया जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने फ़राइज़ मनसबी बखूबी अदा करेंगे और आवाम तक उनका जायज़ हक पहुँचाएंगे। दूसरी जानिब कोरोना वायरस को लेकर आवाम को भी SOPs पर अमल दरामद करना होगा ताकि अस्पतालों पर बोझ रहे। इस वक्त जो हैजान और बहरान की कैफियत पैदा हो चुकी है हेल्थ सेक्टर में, उस पर दबाव कम हो सके और आवाम अपने तई अपने SOPs पर अमल करते हुए अपनी जान का भी बचाव कीजिए और अपने साथ वाले जान का भी बचाव कीजिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अंजुम इकबाल साहब और आमिर इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, न्यूज़ रूम रमज़ान स्पेशल से मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।